नमस्कार। आज के इस शानदार विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो सत्ता, अति महत्वाकांक्षा और पतन की एक अविश्वसनीय 300 साल पुरानी कहानी बयां करता है। इस पूरी चर्चा के दौरान हम मुगल साम्राज्य के उस विशाल सफर को समझेंगे जो एक बेहद अनिश्चित शुरुआत से लेकर अपने सबसे बड़े विस्तार तक पहुंचा और अंततः कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इस ऐतिहासिक सफर को डिकोड करना सच में बहुत ही रोमांचक होने वाला है, ताकि इतने बड़े साम्राज्य की कहानी बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं। अब इन दो चेहरों की नाटकीय समरूपता पर नजर डालना काफी दिलचस्प है। ये केवल दो शासकों की तुलना नहीं है, बल्कि इस साम्राज्य की पूरी कहानी का एक बेहद काव्यमय और दुखद सार है। एक तरफ हमारे पास संस्थापक बाबर है, जिसने काबुल में अपना राज्य खोने के बाद भी हार नहीं मानी और एक पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। और दूसरी तरफ अंतिम शासक बहादुर शाह जफर है, जिसके पास विरासत में एक विशाल साम्राज्य तो था, लेकिन अंत में सब कुछ छिन गया और रंगून में निर्वासन के दौरान अकेले ही उसकी मृत्यु हुई। एक साम्राज्य की शुरुआत और उसके दर्दनाक अंत की इससे बेहतरीन तस्वीर शायद ही कोई हो। आगे बढ़ने से पहले आइए अपनी रूपरेखा पर एक नजर दौड़ा लें। हम इस 300 साल के इतिहास को 6 महत्वपूर्ण चरणों में बांट रहे हैं। पहला, साम्राज्य की स्थापना। दूसरा, निर्वासित जीवन और अचानक वापसी। तीसरा, एक एकीकृत राज्य का निर्माण। चौथा, भव्यता का युग। पांचवा, विस्तार और अति महत्वाकांक्षा। और अंत में छठा, अंतिम पतन। हम देखेंगे कि कैसे इनमें से हर एक युग ने अपने से अगले युग की सफलताओं और विफलताओं की नींव रखी। तो चलिए 1526 के बटे हुए दिल्ली से अपने पहले चरण की शुरुआत करते हैं, साम्राज्य की स्थापना। ये पल पानीपत के पहले युद्ध का वो ऐतिहासिक क्षण है जो रणनीति और संख्या के बीच का सीधा टकराव था। इब्राहिम लोदी की सेना में हजारों सैनिक और विशाल हाथी शामिल थे, मतलब एकदम विशालकाय सेना। और दूसरी तरफ था बाबर, जिसकी सेना बहुत ही छोटी थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, केवल भीड़ होने से जंग नहीं जीती जाती। पानीपत के मैदान में बाबर का सबसे बड़ा हथियार कोई तलवार नहीं, बल्कि उसका सख्त अनुशासन, कूटनीति और वो चीज जिसने भारतीय युद्ध का तरीका ही बदल दिया, तोपें। और इसी अचूक रणनीति के बीच गूंजा ये एक शब्द, आग। ये कोई मामूली आदेश नहीं था। इस एक पल के झटके ने मानो हिंदुस्तान का इतिहास ही पलट कर रख दिया। तोपों की उस अचानक और भयानक गर्जना से लोदी के हाथी इस कदर घबरा गए कि वो अपनी ही सेना को कुचलने लगे। उस समय के लिए ये तकनीक बिल्कुल अचंभित कर देने वाली थी। और सच कहूं तो इसी एक रणनीति ने दिल्ली का तख्त बाबर के कदमों में लाकर रख दिया। हालांकि दिल्ली जीतने का मतलब पूरा हिंदुस्तान जीतना नहीं था, है ना? बाबर को असली चुनौती राजपुताना के वीर योद्धा राणा सांगा से मिली। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की विशाल सेना को हराकर ही बाबर ने खुद को हिंदुस्तान का असली बादशाह साबित किया। लेकिन लगातार युद्धों से थका हुआ ये सफर ज्यादा लंबा नहीं चला और 1530 में बीमारी के चलते बाबर की मृत्यु हो गई। अब हम कहानी के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, निर्वासित जीवन और अचानक वापसी। ये बाबर के बेटे हुमायूं का वो दौर था जो पूरी तरह से अस्थिरता और उथल-पुथल से भरा हुआ था। हुमायूं की ये कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं है। ये एक अविश्वसनीय वापसी की दास्तान है। एक बादशाह जो चौसा और कन्नौज में शेर शाह सूरी से बुरी तरह हार गया और जिसे अपना तख्त छोड़कर जंगलों और रेगिस्तानों में दर बदर भटकना पड़ा। मतलब जिसका दिल्ली पर राज था वो रातों रात बेघर हो गया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। फारस से सैन्य सहायता लेकर उसने धैर्य के साथ इंतजार किया और जैसे ही सूरी साम्राज्य कमजोर पड़ा, 1555 में अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस छीन लिया। क्या गजब का कमबैक था। लेकिन किस्मत का खेल भी बड़ा अजीब होता है। ये क्रूर विडंबना देखिए। जिस इंसान ने रेगिस्तान की तपती रेत और अपने सबसे बड़े दुश्मनों को मात दे दी, वो अंततः अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर एक गलत कदम रखने के कारण मारा गया। इतनी बड़ी और संघर्षपूर्ण वापसी के बाद महज एक सीढ़ी से फिसलकर सब खत्म हो जाना सच में इतिहास के सबसे हैरान करने वाले पलों में से एक है। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा चरण, एक एकीकृत राज्य का निर्माण। तख्त पर बैठता है महज 13 साल का एक लड़का अकबर, जिसे शुरुआत में अपने वफादार सेनापति बैरम खान का साथ मिलता है। इस समय मुगल साम्राज्य अपने सबसे नाजुक मोड़ पर था। पानीपत के दूसरे युद्ध में दुश्मन योद्धा हेमू लगभग जीत ही चुका था। मुगलों का पतन बस होने ही वाला था
और तभी युद्ध के बीचों बीच एक भटका हुआ तीर हवा में तैरता हुआ आता है और सीधे हेमू की आंख में जा लगता है। ये एक अत्यंत भाग्यशाली तीर था। इस एक तीर ने पूरी सेना में भगदड़ मचा दी, मुगल साम्राज्य को नष्ट होने से बचा लिया और यहीं से अकबर के वास्तविक शासन का रास्ता खुल गया। लेकिन इसके बाद अकबर केवल किस्मत के भरोसे नहीं बैठा रहा। 1560 में उसने बैरम खान को हटाकर खुद सत्ता की पूरी कमान संभाली और मालवा, गुजरात से लेकर बंगाल तक साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर था उसका कूटनीतिक नजरिया। अकबर को ये समझ आ गया था कि एक स्थायी साम्राज्य केवल तलवार के दम पर नहीं टिक सकता। इसके लिए दिलों को जीतना जरूरी है, जो उसने राजपूत राजाओं के साथ अहम वैवाहिक गठबंधन बनाकर किया। इसी कूटनीति का एक और बेहतरीन उदाहरण था दीन इलाही। इसे समझने के लिए हमें इसे एक नए धर्म के बजाय एक वैचारिक ढांचे के रूप में देखना चाहिए। इसके जरिए अकबर ने हिंदू, इस्लाम, सिख और ईसाई धर्मों के सर्वश्रेष्ठ तत्वों को मिलाकर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जहां साम्राज्य की विविध आबादी के बीच सहिष्णुता बनी रहे। विभिन्न धार्मिक नेताओं के साथ बैठकर बातचीत करने से शासन को केवल डर के बजाय सम्मान के साथ स्वीकार किया जाने लगा। इस स्थिरता के बाद आता है हमारा चौथा चरण, भव्यता का युग। ये वो समय था जब अपार धन, सौंदर्य और सत्ता के समीकरण पूरी तरह से बदल रहे थे। जहांगीर के शासनकाल में माहौल थोड़ा बदल गया। यहाँ युद्धों की जगह कला और न्याय ने ले ली, जिसका सबसे बड़ा प्रतीक आम लोगों के लिए लगाई गई न्याय की जंजीर थी। साथ ही उसकी पत्नी नूरजहां का राजनीतिक प्रभाव इतना ज्यादा था कि वो अपने आप में एक असाधारण बात थी। लेकिन इस दौरान एक और चीज हुई जिस पर शायद उस वक्त किसी का ध्यान नहीं गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ही खामोश और शांतिपूर्ण आगमन। व्यापार के लिए आए ये लोग आगे चलकर क्या करने वाले थे, इसका अंदाजा उस समय किसी को नहीं था। इसके बाद शाहजहां का दौर आया, जिसे साम्राज्य का सबसे भव्य काल कहा जा सकता है। ये वो समय था जब साम्राज्य का खजाना और उसकी वास्तुकला अपने चरम पर थीं, और इसका सबसे शानदार उदाहरण है सफेद संगमरमर से बना ताजमहल। लेकिन इस अपार धन और इन भव्य इमारतों की चकाचौंध के ठीक पीछे एक बहुत ही भयानक सच्चाई पनप रही थी। शाहजहां के अपने ही बेटों के बीच गद्दी हथियाने के लिए एक जानलेवा और खूनी संघर्ष की तैयारी चल रही थी। और ये खूनी संघर्ष हमें ले जाता है 5वें चरण में, विस्तार और अति महत्वाकांक्षा। यहाँ एंट्री होती है औरंगजेब की, जिसने सत्ता पाने के लिए अपने भाई को हराया और अपने ही पिता को कैद कर लिया। इन दोनों शासकों के बीच का ये अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये केवल सत्ता का बदलाव नहीं था, बल्कि एक पूरी दार्शनिक सोच का बदलाव था। जहां शाहजहां का युग सांस्कृतिक भव्यता और अपार धन का प्रतीक था, वहीं औरंगजेब का शासन इसके बिल्कुल उलट था। सख्त अनुशासन और कभी न खत्म होने वाले सैन्य अभियान। इस बड़े बदलाव ने साम्राज्य की पूरी दिशा ही मोड़ दी। अब जाहिर है दशकों तक चलने वाले इन सैन्य अभियानों का कोई तो नतीजा होना था। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य को उसके सबसे बड़े भौगोलिक आकार तक जरूर पहुंचा दिया, लेकिन इसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत भारी थी। इस अति महत्वाकांक्षा ने मराठों, राजपूतों और जाटों के बड़े विद्रोहों को भड़का दिया। लगातार युद्धों ने मुगल सेना को पूरी तरह से थका दिया और राजकोष को एकदम खाली कर दिया। मतलब साम्राज्य का जो सबसे बड़ा भौगोलिक विस्तार था, वही अंततः उसकी नींव को खोखला कर गया। और इस खोखली नींव के साथ शुरू होता है हमारा छठा और आखिरी चरण, अंतिम पतन। एक ऐसा दौर जहां सत्ता कमजोर शासकों और चालाक दरबारियों के हाथों में आ गई। जरा इस टाइमलाइन की गति पर गौर कीजिए। ये दिखाती है कि एक अजेय साम्राज्य कितनी तेजी से ढह सकता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मजबूत नेतृत्व खत्म हो गया। फिर 1741 में नादिर शाह ने दिल्ली को लूट लिया और मयूर सिंहासन तक ले गया। 1757 के प्लासी के युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व स्थापित कर दिया, और फिर 1857 के विद्रोह के कुचले जाने के साथ ही जो बचा खुचा साम्राज्य था वो भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। इतिहास का ये अंतिम दृश्य सचमुच बहुत पीड़ादायक है। 1857 के बाद केवल लाल किले की दीवारों तक सिमटकर रह गए एक शक्तिहीन शासक बहादुर शाह जफर को वो सब देखना पड़ा जिसकी शायद ही कोई कल्पना कर सकता था। उनके बेटों को मार दिया गया और उन्हें म्यांमार निर्वासित कर दिया गया, जहां अकेलेपन में उनकी मृत्यु हो गई। सोचने वाली बात है कि 300 साल पहले जो साम्राज्य बाबर की तलवार और तोपों की गर्जना से शुरू हुआ था, वो अंततः जफर की बेबसी और आंसुओं के साथ एकदम खामोशी से खत्म हो गया।
तो 300 वर्षों के इस उथल-पुथल भरे और शानदार इतिहास को समझने के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने छूट जाता है। क्या मुगल साम्राज्य केवल एक और राजशाही थी जो समय के साथ आई और चली गई, या फिर ये भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था? उनकी वास्तुकला, कूटनीति और अंत में उनके पतन से पैदा हुए राजनीतिक शून्य ने आधुनिक इतिहास को जिस तरह से आकार दिया है, वो आज भी महसूस किया जा सकता है। हमारे इस खास विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये अंतिम सवाल यकीनन हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना?